नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, किसान के साथ कहाँ कुछ क्या घट जाता है, कल्पना करना मुश्किल है। कभी आसमान से आफत बरस पड़ती है, तो कभी सूख जाती है जमीन की नमी, तो कभी प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी चीज हो जाती है कि किसान को पता ही नहीं चलता कि उसके हिस्से की, उसका उसके मेहनत की फसल का पैसा कहाँ गया। जबलपुर में धान घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। लगभग 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है 12 थानों में, और करोड़ों का धान घोटाला हो गया है। हमारे साथ हैं किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि हमने कहा कि जिस तरीके का ये धान घोटाला जिले में है, उसकी क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से ये होता रहा और पता नहीं चला। देखिए, किसान की अपेक्षा होती है कि उसकी उपज को सरकार के एमएसपी जो तय करती है और वो उपज अपनी सरकार को उचित दामों पर दे दें और जिससे उसको लाभ मिल सके अपनी फसल का विक्रय करने के बाद। लेकिन वो अपनी उपज खेतों से लेकर जाता है, खरीदी केंद्रों पर जाता है। वहाँ जो उपार्जन में लगी हुई व्यवस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उपार्जन समिति हो, वेयर हाउस वाला हो, समिति प्रबंधक हो, तो ये सारे लोग जो व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग उसको मानते हैं कि हम इससे कुछ, किसान से वो अपनी उपज बेचने जा रहा है, लेकिन वो उनसे कुछ लूटने की कोशिश करते हैं। चाहे उससे ऊपर से पैसे हम माली के नाम पर ले लिए जाएं, और चाहे अन्य अन्य प्रकार से उसके सफाई के नाम पर, उसके एफएक्यू के नाम पर उससे वसूली होती है। तो किसान, मुझे लगता है, उनसे प्रताड़ित होता रहता है। और आप जो देख रहे हैं अभी कि लगातार इन्हीं सारी अव्यवस्थाओं के कारण ये धान घोटाला है जो आज सामने आया है। ये पहले भी होते रहे, लेकिन आज एक जिम्मेदार अधिकारी ने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश ये की है। 30 करोड़ रुपए का घोटाला, उससे भी ज्यादा की राशि है, और अभी तो केवल ये कुछ मामले सामने आए हैं। इसमें मिलर से लेके, समितियों से लेके, और जो आपका सिविल सर्विस जो सप्लायर हैं उनका सबका रोल है। तो ये सारे अधिकारी किस तरीके से कर दी थी। देखिए, किसी भी उपार्जन केंद्र में जब किसान अपनी उपज लेकर जाता है तो उसका एफएक्यू चेक होता है। एफएक्यू चेक होने के बाद उसकी तुलाई होती है, और जब वो तुलाई होने के बाद उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। जब वेयर हाउस वाला रिसिप्ट देता है, तब उसके खाते में, किसान के खाते में भुगतान जाता है। इसके बाद की सारी व्यवस्थाएं होती हैं उन विभागीय लोगों के हाथ में होती हैं कि किस तरीके से जो सरकार ने उपज खरीदी है उसका संरक्षण करके वेयर हाउस में सुरक्षित तरीके से रखा जाए। और जब जैसे धान है, अब उसकी मिलिंग होगी, तो मिलिंग के लिए फिर वो मिलर को दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से ये सारा खेल रचा गया कि जब एक तरफ से प्रशासन ने जब उसको ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने आनन फानन में ही, बिना सोचे समझे, वहां की चोरी बचाने के लिए एक दूसरा एक व्यवस्था रच डाली। और उसमें जो तीन चार विभाग हैं, वेयर हाउसिंग है, आपका नान के अधिकारी हैं, जो जिन पर एफआईआर हुई हैं, ये सारे लोग व्यवस्था में शामिल हुए कि कैसे इस चोरी को छिपाया जाए। और इस चोरी के छिपाने के चक्कर में ही उन्होंने ऐसे दस्तावेजों में हेरफेर किया कि जो जांच दल बना हुआ था उसने उसको पकड़ लिया। और आज हमारे सामने 30 करोड़ का घोटाला आज उजागर हो गया है। अच्छा, और 74 इसमें अधिकारी। मिलर्स की भूमिका कैसे आ जाती देखिए, शासन मिलर्स को धान देता है, और उसमें एक रेशो फिक्स रहता है कि भाई आप 50 से 60% उसका चावल हमें देंगे, और उसके बदले मिलिंग का उसको पैसा दिया जाता है। और जब जिस वेयर हाउस से वो माल मिलर को दिया जाता है, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा भी उसको दिया जाता है। तो जबकि वर्तमान में जो मामला हुआ है, किसान यानी जो मिलर्स है, ना उसने वेयर हाउस से धान उठाई, न कहीं उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ना उसकी मिलिंग हुई है। लेकिन उसने ये सारी व्यवस्थाओं से उसको पास पैसा पहले से पहुंचता था, तो उसे लगा कि सामान्य तौर पर ये चीज़ें हो जाएंगी, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विभाग के अधिकारी स्वयं उसमें इन्वॉल्व थे। वो उपार्जन समिति के प्रबंधक उसमें इन्वॉल्व थे, वेयर हाउसिंग के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और मॉनिटरिंग के लिए जो सरकार ने अधिकारी नियुक्त किए थे, नोडल अधिकारी, वो सारे लोगों की मुझे लगता है इसमें संलिप्तता है। और जिसके कारण ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, और कलेक्टर ने उन सारी चीज़ों को भांपा और उनके ऊपर एक 5 अधिकारी और बैठा लिए जिनमें बारीकी से उन्होंने जांच की। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उज्जैन माल भेजा, अब दिन में 4 बार एक ट्रक तो जा नहीं सकता है 550 किलोमीटर। तो ये जो सारी गलतियां उनसे हुई हैं, जो ग्रोह से, और उन्हीं गलतियों के कारण ही ये घोटाला जिन ग्रोह ने किया था वो सारे लोग पकड़े गए। है। राघवेंद्र जी, एक बात आती है कि एक पोर्टल बनाया गया था,
किसान को उसने जो फसल दी उसका रिकॉर्ड उसमें दिखता है कि आपके पोर्टल पे सारी जानकारियां होंगी। तो ये सारी पारदर्शिता रखने के बाद भी अगर इस तरीके का खेल होता है तो किसान कितना असुरक्षित है, आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। भाई इस सर केंद्र सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव जी हैं। ये हमेशा प्रयास करते हैं सरकारों के माध्यम से जब इनको चुना जाता है, और किसान की भी अपेक्षा होती है कि ये खेती है इनके लिए लाभ का धंधा बनेगी, और सरकार भी प्रयास करती है। लेकिन जब यदि तंत्र यदि किसी लूट व्यवस्था में शामिल हो जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार किसकी कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी धरातल पर नहीं उतर सकती है। और जिनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है, मान लीजिए किसान है, तो कभी उनका लाभ नहीं हो सकता, और खेती कभी उनके लाभ का धंधा नहीं बन पाती है। दोस्तों, किसान के साथ कैसे क्या घट जाता है इसकी कल्पना अगर आप करें तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। जबलपुर जिले में धान की उपार्जन के मामले में जो करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी अगर बारीकी से जांच की जाए तो भ्रष्टाचार की दीमकें न जाने कहां कहां बैठी हैं और किस तरह से किसान के हितों को कुतर रही हैं और देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं, ये धान उठा के नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आड़ू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो इस शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब आईटी बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो एमपी सिविल सप्लाईज स्टेट कॉरपोरेशन का हो, या परिवहन विभाग का हो, या स्टेट जीएसटी का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, जो पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका अवेलेबल है, उसके आधार पर हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जांच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज़ हुए हैं, उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके कि रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो एनएच पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। तो कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कराई। सर, बात करें रिकवरी की, ये तो ये तक घोटाला हुआ है, रिकवरी कैसे होगी इसकी? देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, एफडी जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें दो केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी बीजी और एफडी जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन वसूल कर लेगा।
सर ये कर्मचारियों को भी इसमें अभी निलंबित किया गया है कि ये फिर बहाल ये कर्मचारियों को अभी निलंबित नहीं किया है, अभी उनके खिलाफ केवल एफआईआर हुई है। राज्य शासन स्तर पर उनके एमडी से मेरी बात हुई है, पीएस मैडम से ही मैंने बात की है और राज्य शासन स्तर से जिस पर कार्रवाई होगी। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा अब मान लो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि इन्होंने धान वहाँ से उठाई और लोकल मार्केट में बेच दी। अब किसको बेची है ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है, तो पुलिस जब फर्दर जांच करेगी तो वो ये देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं।